हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा होने वाले कलाम को मैं सबसे पहले शत शत नमन करता हूँ कि उन्होंने भारत भूमि पर जन्म लेकर के इस भारत माता की सेवा की। इसके पश्चात हम आप सबको बहुत बहुत शुभ संध्या कहते हैं। आप सभी लोग एक बार इस पाठ को जरूर शेयर कीजिएगा। सामान्य और साहित्यिक दोनों लोगों के लिए, जो कला वर्ग के विद्यार्थी और जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, दोनों बच्चों के लिए ये पाठ है हम और हमारा आदर्श। तेजस्वी मन के संपादित अंश हैं। शीर्षक है हम और हमारा आदर्श। ठीक, तो ये कलाम जी की पंक्तियां हैं। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूं, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर ये कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूं तो विश्वास नहीं होता, आखिर वो क्या था जिसके कारण ये संभव हो सका। महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। जब तक हमारे विद्यार्थी और युवाओं को ये भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। विकसित देशों में विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। बात आकांक्षाओं की जा रही है, बात इच्छाओं की जा रही है। अगर आपकी इच्छाएं प्रबल हैं तभी आपको कर्म कराने के लिए प्रेरित करेंगी। अगर आपकी इच्छा प्रबल नहीं है तो आप कर्म में रत नहीं होंगे, कर्म में लीन नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी आशाओं को, अपनी इच्छाओं को प्रबल करिए। अपने भुजदंडों में तभी ताकत आएगी जब आपकी इच्छाएं प्रबल होगी। कि मेरी इच्छा है मैं हिमालय को डिगा दूं, तो आपकी प्रबल इच्छा है हिमालय को डिगा दोगे, तो ये डिगाना संभव तभी हो पाएगा जब आपकी आकांक्षाएं प्रबल होंगी। तभी आपकी भुजाओं में उतना जोश, उतना जुनून आएगा कि आप हिमालय तो क्या, ऐसे हजारों पहाड़ों को हिला सकते हैं, उन पर इधर से उधर छलांग लगा सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यहाँ की जा रही है, वो महत्वाकांक्षा की जा रही है, एम्बिशंस की जा रही है। मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं। न्यूनतम मतलब कम से कम वस्तुओं का भोग करना। लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूं, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके आपके यकीन से भी परे। परे माने अलग। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने ये जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें ये एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है, न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि
इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना का अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है कि उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वो आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार के साथ साथ तथा खुशियों का भी प्रसार प्रसार कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो कुछ भी करें वो आपके हृदय से किया गया हो। मतलब आप दिल से कोई काम कीजिए, और दिल से किया गया काम कभी भी अधूरा नहीं रहता मित्रों। ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप दिल से कोई काम करते हैं तो हरगिज 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 उसको पूरा करके ही मानते हैं। और अगर आप दिल से काम नहीं करते हैं, केवल दिमाग और एक 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 फॉर्मेलिटी के लिए आप काम करते हैं, तो बिल्कुल भी वो काम नहीं पूरा हो सकेगा। आपको फॉर्मेलिटी अदा करने की, अरे मेरे को तो बस एग्जाम क्लियर करना है, बोर्ड परीक्षा एग्जाम पास हो जाऊं बस, ये फॉर्मेलिटी अदा नहीं करना है। अरे यार मैं तो पास ही हो जाऊंगा, अरे मेरे नंबर आ ही आएंगे यार, पास हो जाऊं, ये सब बातें नहीं हैं। आपको महत्वाकांक्षाएं रखनी हैं, उन महत्वाकांक्षाओं पे आपको खरे उतरना है। आपको एक हिम्मत बांध के चलना है और अपनी प्रबल इच्छा को अपने भुजदंडों में समेटना है और अपने भुजाओं की ताकत से उस प्रबल अपने मस्तिष्क, मन और अपने आत्मा अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपनी आत्मशक्ति के माध्यम से आपको उस लक्ष्य को पूरा करना है, उस आकांक्षा को पूरा करना है जो आपके मन के भीतर बैठी है। जो कुछ बाहर देख रहे हो वो तो बस सपना है, जो मन के अंदर बैठा है सिर्फ वही अपना है। तो मन के अंदर की बात ही अपनी होती है। ये जगत, ये संसार, ये मिथ्या सब कुछ है, परंतु आपकी महत्वाकांक्षा प्रबल होनी चाहिए। तो मिथ्या तो सब कुछ है, एक दिन मिट तो सब कुछ जाएगा। मतलब टाइम इज ऑल पावरफुल, टाइम डिकेज एवरीथिंग। समय सबको नष्ट करता है, समय सर्वशक्तिमान है, परंतु आपका जीवन का लक्ष्य यही यही नहीं है कि आप खाएं कमाएं और मर जाएं। इस संसार में यह भी पता होना चाहिए कि आप क्यों आए हैं, आपका काम क्या है यहाँ आने का। चलिए अब अभ्यास प्रश्न अब कर लेते हैं। अगर आपने मन से पढ़ा है तो बहुत ही सरलता के साथ इन प्रश्नों के उत्तर आप दे दीजिएगा। मैं जानता हूँ आपने अच्छा पढ़ा है, आपने मुझे अच्छा समझा है। एक बार शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बाकी जो बच्चे वंचित वर्गों से आते हैं, जिन बच्चों के पास ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं हैं, जिन बच्चों के पास अपने मोबाइल नहीं है, अपने एंड्रॉयड सेट नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप उनके साथ बैठकर हमारी क्लास देखिए। जिन बच्चों के पास अभावों का जीवन है, जरा उनका सहारा बनिए, और आप जब सहारा बनेंगे तो आपका भी कोई सहारा बनेगा। आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ये समझिए ईश्वर आपके साथ है और आपकी मदद ईश्वर करेगा। और आप किसी के साथ अच्छा जिस वक्त कर रहे होते हैं उसी वक्त कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो इन सोच के साथ आगे बढ़ना है, इस समाज को भी हमको साथ लेके चलना है। हम प्रबल प्रतिस्पर्धा में नहीं जिएंगे, हम प्रबल कंपटीशन में नहीं जिएंगे, हम सबका साथ सबका विकास करने वाले देश के नागरिक हैं। तो आइए देखते हैं भाई इस गद्यांश का आंसर क्या होगा। पाठ का गद्यांश और शीर्षक, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताना है। तो पाठ का शीर्षक है हम और हमारा आदर्श, ठीक है, और लेखक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। लेखक समृद्धि और आध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता। अब आप देखिए अपने पास देखो, समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। मैं ये नहीं मानता हूं, मैं ये नहीं मानता हूं कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूं। तो लेखक समृद्धि और आध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता है? क्योंकि भौतिक वस्तुओं में इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है, ठीक है, इसलिए विरोधी कुछ नहीं है। समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है? समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है? हमें
समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। समझ गए आप? ठीक है। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय है कि प्रकृति का कोई भी कार्य अधूरे मन से नहीं होता, और प्रत्येक बालक को, प्रत्येक विद्यार्थी को भी यह सोचना चाहिए कि अधूरे मन से किया गया कार्य कभी भी पूरा नहीं होता। इसका आशय यही है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे, तो इसको लिखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप अपने वातावरण में निकल कर देखेंगे तो ये पाएंगे कि स्वयं प्रकृति भी कभी भी अधूरे कर्मों, अधूरे कार्यों को नहीं करती, अधूरे मन से किसी भी कार्य को नहीं करती। किसी भी आप उद्यान में जाइए और आपको उद्यान में फूलों की बहार देखने को मिलेगी, और आप चाहे आकाश में चाहे जितनी दूर तक देखते रहिए, आपको ये ब्रह्मांड अनंत तक फैला दिखाई देगा, क्योंकि आपके यकीन से ये सब परे होगा। तो न्यूनतम और अनंत, अनंत का मतलब है असीमित, अंतरहित, और न्यूनतम अंतरहित जिसका कोई अंत न हो, और न्यूनतम का मतलब है कम से कम। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही रूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम ऊर्जा के ही अंश हैं, तो गद्यांश का पाठ क्या है? हम और हमारा आदर्श। लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेखक ने अपने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है? अपने अस्तित्व का हिस्सा आत्मा और पदार्थ दोनों को ही अपने अस्तित्व का हिस्सा माना है। ठीक है, आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। प्रस्तुत गद्यांश का क्या प्रसंग है? तो आप रेखांकित अंश लिखिए। भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। ठीक है, यह प्रसंग है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक के किस संपादित पुस्तक के अंश हैं? तो किस संपादित हाँ, प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश लेखक के किस पुस्तक का संपादित अंश है? तो तेजस्वी मन लिखेंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत रेखांकित अंश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि भौतिक पदार्थों की अर्थात सांसारिक पदार्थों की आकांक्षा रखना किसी भी प्रकार के विचार से गैर आध्यात्मिक नहीं है। ये आध्यात्मिकता भी कहती है कि आप भौतिक पदार्थों की इच्छा रखिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कास्यस्विद धनम। ऐसा कहा गया ना, आपके पास जो कुछ उपलब्ध हो उसी को भोग कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का, हाँ, प्रसंग की बात कर रहे थे, थोड़ा सा दिक्कत होगी। प्रसंग क्या, जो कुछ भी। तो इस गद्यांश का प्रसंग देख लो। तो आपको लिखना है आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। लेखक ने संसार को ऊर्जा का स्वरूप माना है। ठीक है, ऊर्जा का स्वरूप माना है। और भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक गैर आध्यात्मिक नहीं है। अब आता है, जो कुछ भी संसार में हम देखते हैं वो किसका स्वरूप है? ऊर्जा का स्वरूप है। ठीक है, ऊर्जा का स्वरूप है। महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है? महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का ऊर्जा के अंश को ही हिस्सा माना है। गद्यांश के आधार पर तादात्म्य का अर्थ आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तादात्म्य मतलब सामंजस्य। तादात्म्य माने सामंजस्य होता है। ठीक है, अनुकूलन भी बता सकते हैं आप, इसको अनुकूलन भी लिख सकते हैं। कैसी इच्छा रखना शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक नहीं है? भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना। महर्षि अरविंद ने क्या कहा था? कहा था कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। अगला देखो, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वो क्या है? ऊर्जा का ही अंश है। अस्तित्व और तादात्म्य, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ बताइए। अस्तित्व का अर्थ होता है वजूद या अहमियत, वजूद या अहमियत लिख सकते हैं, या महत्ता। तादात्म्य का मतलब बताना सामंजस्य होता है। तो न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन को बिताने में, चलिए गद्यांश के पाठ का और लेखक का नाम बताइए। तो गद्यांश का पाठ है तेजस्वी मन।
के संपादित अंश यानी हम और हमारा आदर्श। लेखक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। संदर्भ ये रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो न्यूनतम का आप लिखिए कम से कम। गुजारा करना मतलब जीवन व्यतीत करना। हर्ज को खराबी लिख देना है। महात्मा गांधी जी ने ऐसा ही मतलब सादगी भरा जीवन व्यतीत किया था, लेकिन जैसा उनके साथ था आपके मामले में भी आपकी पसंद पर, यानी गांधी जी की पसंद जो थी वो भी आपके उस आप जो जो गांधी जी को पसंद था, आप उस मामले में आपकी पसंद पे जो कुछ निर्भर करेगा वो कार्य करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखना है, मतलब बात वही निकलनी चाहिए, अर्थ वही निकलना चाहिए, आप बात चाहे जो लिखें। ठीक है, जो बात लिखी है अर्थ वही निकलना चाहिए। न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि कम से कम वस्तुओं में गुजारा करने में कोई भी खराबी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने सादा जीवन उच्च विचार वाला विचार अपनाया था। परंतु जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है, यानी कि वे अपनी पसंद का कार्य करते थे और आप भी अपनी पसंद का कार्य कर सकते हैं। तो मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? मनुष्य को किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? न्यूनतम में गुजारा करने की आदत डालनी चाहिए, और परंतु भौतिक पदार्थों को अवश्य ही आपको कमाना चाहिए। मतलब आपको कमाना, धन भोग्य पदार्थ सब कुछ हो, परंतु आपको करना क्या है? जीवन शैली वैसी अपनानी है न्यूनतम गुजारा करने वाली। लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहता है? तो लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर के स्पष्ट करना चाहता है कि जैसा कि उनके साथ था, महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, न्यूनतम गुजारा करने वाला जीवन जिया था, और जैसा कि उनके साथ था तो आपके मामले में आपकी पसंद पर निर्भर करता है, ये स्पष्ट करना चाहा है। लेखक के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने में परेशानी नहीं है? ठीक है, परेशानी बिल्कुल नहीं है, न्यूनतम गुजारा करने में कोई परेशानी या हर्ज नहीं है। फिर देखो, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को इन विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब मतलब उनकी इच्छा थी कि हमें मजबूत और समृद्ध देश में अच्छा जीवन व्यतीत करना है, और जब अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो अपनी महत्वाकांक्षाएं भी अच्छी करनी होंगी, और जब महत्वाकांक्षाएं अच्छी होंगी तभी हम अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और हम प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ वही रहेगा, रेखांकित अंश देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी। तो G8 देशों ने, आप लिखेंगे अभी जो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि G8 देशों ने प्रत्येक पीढ़ी में इस विश्वास को जीवित रखा कि मजबूत और एक समृद्धशाली देश में उनको अपना अच्छा जीवन व्यतीत करना है। जब उन्होंने इस विश्वास को मजबूत रखा, इस आकांक्षा को मजबूत रखा, तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ही ढल गई, अर्थात उनकी इच्छा के अनुरूप ही उनको सब कुछ मिल गया। G8 के देशों के लोगों ने विश्वास को मजबूत किया। किस विश्वास को मजबूत किया था? मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, किसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है? G8 देशों की समृद्धि के पीछे। ठीक है, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे, विकसित देश कह सकते हैं। अब देखिए अगला है हमारी युवा शक्ति। तो गद्यांश का संदर्भ रेखांकित अंश देखो। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही है। मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहना चाहते हैं कि हम युवा शक्ति अर्थात देश के युवाओं से संपर्क साधने का मैंने फैसला लिया। इसका आधार भी यही रहा कि देश के युवाओं के सपनों को जानना और उन्हें यह ज्ञात कराना कि भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। ठीक है, हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे? अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें, यानी यहाँ से आप जो कुछ भी करें वो आपके हृदय से किया गया हो। जब हम दिल से कार्य करेंगे, ठीक है, जब हम दिल से कार्य करेंगे तो अपने आसपास प्यार खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। स्वर्णिम युग के
लिए कार्य करना कब सही है? स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है? कब सही है मतलब स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है? तो अब देखो, सपनों को जानना, उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उन स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। कब सही है? जब हम अच्छे भरे पूरे सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखेंगे, ठीक है, तभी कर्म करना सही है। लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम रखने के फैसले का आधार क्या है? तो पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दीजिए, हो जाएगा उत्तर इसका। आखिर वो क्या था जिसके कारण ये संभव हो सका? महत्वाकांक्षा। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित तेजस्वी मन के अंश हम और हमारा आदर्श शीर्षक से उद्धृत हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है कि जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को ये भरोसा नहीं होगा कि विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को ये विश्वास होना चाहिए कि विकसित भारत के नागरिक बनने योग्य हैं, तब तक वे सभी विकसित भारत के नागरिक बनने योग्य बिल्कुल हैं, और जब ये चीज जान जाएंगे तो वे एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी बन जाएंगे। युवा छात्र जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कब बन जाएंगे? जब वे जान जाएंगे कि विकसित भारत के नागरिक बनने योग्य हैं। लेखक युवा छात्रों को कौन सी प्रमुख बातें सीखने के लिए कहता है? तो क्या कहता है? महत्वाकांक्षा, ठीक है। लेखक क्या कहता है, मतलब आखिर वो क्या था ये महत्वाकांक्षा से? कई बातें मेरे दिमाग में आती, मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मैंने अपना योगदान के मुताबिक अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात तो जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि आपके जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो कि ईश्वर की दी हुई हैं, ठीक है। तो ये कहता है लेखक युवा छात्रों को कौन सी प्रमुख बात सीखने के लिए कहता है? लेखक कहता है कि सबसे प्रबल चीज आपकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, ठीक। और जब विद्यार्थियों को अच्छी चीजें पाने का शौक होगा तभी वे अच्छे कर्म करेंगे और तभी वो सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकेंगे। लेखक के अनुसार विद्यार्थियों और युवाओं को किस बात पर भरोसा रखना चाहिए? कि वो भरोसा रखना चाहिए कि विकसित भारत के वे नागरिक बनने के योग्य हैं। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं। आप सभी कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, हम आपकी कमेंट पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सबके उत्तर दूंगा। मैं खास तौर से युवा छात्रों को, और एक बार शेयर कर दो, सामान्य और साहित्य दोनों के लिए है। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ? लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलता है? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के उन दिनों के बारे में सोचने लगता है कि रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर ये कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वो क्या था जिसके कारण महत्वाकांक्षा थी, वो मेरे दिमाग में आती हैं। तो लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलता है? क्योंकि लेखक सोचता है कि आखिर वो क्या था जिसके कारण ये सब संभव हो सका था। तो वो थी उनकी महत्वाकांक्षा, ठीक है। आप किन चीजों को पाने का हक रखते हैं? आप किन चीजों का, भौतिक वस्तुओं, जीवन में अच्छी चीजें पाने का हक रखते हैं, सुख सुविधाएं पाने का हक रखते हैं। रेखांकित अंश की उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि हम विकसित भारत के नागरिक बनने योग्य हैं और तभी हम जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक बन सकेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या भी वही है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम तो जानते हैं आप। चलिए आज का पाठ कैसा लगा है? आज से आपका गद्य समाप्त हुआ बच्चों, आज से आपका गद्य भाग समाप्त हुआ। गद्य में अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यानी गद्य जितने भी गद्य के पाठ थे मैंने पढ़ाए। अभी गद्य में आपके बकाया है कहानियाँ, दो दो तीन तीन कहानियाँ हैं आपके सिलेबस में, तीन चार कहानियाँ उनको भी बता देंगे। कर्मनाशा की हार है, बहादुर है, ठीक है, ये सब तीन चार कहानियाँ हैं। तो कुछ कहानियाँ हटी भी हैं, मैं वही पढ़ाऊँगा जो आपको 2021 में चाहिए। लाइव क्लास हर रोज़ शाम 7 बजे मिलती हैं।
सब्सक्राइब इसीलिए आपको चैनल को करना है और किसी चीज़ के लिए नहीं करना है, क्योंकि लाइव क्लासेस हर शाम 7 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं सामान्य और साहित्य हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12 के लिए, और सुबह 7:30 पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भी हम हिंदी की लाइव क्लास लेकर के आते हैं और बीच बीच में अन्य वीडियो भी आपको मिलते रहते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ज्ञानी भाव एक सीरीज मेरी चल रही है। अब मैं उस ज्ञानी भाव में लगभग 100 सीरीज चलाऊँगा और एक हफ्ते में 1-2 वीडियोज़ आपको ज्ञानी भाव के देता रहूँगा। वो सीरीज इसलिए चलाता हूँ कि आपके शब्दकोश मजबूत हों, विभिन्न मीनिंग्स जो आपको कठिन लग रही हैं उन सब मीनिंग्स को आप जानें, और जो दुनिया में प्रचलित हैं मैं उन कठिन मीनिंग्स को लेकर आऊँगा। नाम तो बहुत जानते हैं आप, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानते हैं, वो भी मैं लेकर आऊँगा ज्ञानी भाव सीरीज में। ज्ञानी भाव सीरीज का एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप सभी देख चुके हैं, अच्छा लगा होगा उम्मीद है। तो इसको आप शेयर कर दीजिए। और अब हम पढ़ाएंगे आपको पद्य भाग, 2-3 पाठ पद्य के फिर पढ़ाएंगे। इसके बाद पद्य के बाद हम स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा एक कहानी वहानी स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा दिग्दर्शिका भी, फिर थोड़ी सी व्याकरण भी, ठीक है। सब कुछ साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपका अभी छमाही का एग्जाम जब भी हो, प्री बोर्ड जब भी हो, तो आप अच्छे से कर लें। 15 अक्टूबर तक मैं कोर्स का वादा करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक मैं पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। पूरा करने की उम्मीद है बिल्कुल 200%, लेकिन अब आगे देखते हैं। समय बलवान है, इंसान कमज़ोर हो जाता है समय के आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सभी लोगों ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों को कमेंट मैंने पढ़ी और सबको मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन ही जवाब दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।